रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 108। जब 108 तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभिनव हिम्मत करके बोलता है, देखो तुम्हारा बॉस कोई भी हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारे बस का नाम क्या है? तुम्हें पता भी है कि तुम किसी से पंगा ले रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर तुम्हें पछताना पड़े। अभिनव की यह गीदड़ धमकी सुनकर वहां पर मौजूद हर एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जैसे कि वह उसका मजाक उड़ा रहे हो। वह मास्क पहने हुआ इंसान हंसते हुए अभिनव की तरफ देखा है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बड़े 30 मार खान हो, जिसे कोई छूटक नहीं सकता है, चाहे वह कुछ भी करता रहे। लेकिन इस बार तुम्हारी मौत खुद तुम्हारे पास चलकर आई है, जिसे खुद तुमने दावत देकर अपने पास इनवाइट किया था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बड़े 30 मार खान हो, जिसे कोई छूटक नहीं सकता है, चाहे वह कुछ भी करता रहे। लेकिन इस बार तुम्हारी मौत खुद तुम्हारे पास चलकर आई है, जिसे खुद तुमने दावत देकर अपने पास इनवाइट किया था। और क्या कहा तुमने कि हमें आगे जाकर पछतावा हो सकता है? तो अपना ये बहन ना तुम अपने दिमाग से निकाल दो तो बेहतर होगा। उसके बाद वह मास्क वाला इंसान अपने 2-3 बॉडीगार्ड की तरफ देखा है, जिसे देखकर वह लोग समझ जाते हैं और तुरंत ही अभिनव की तरफ जाते हैं। उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगते हैं। रुको, मुझे कपड़े तो पहने दो। देखो तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरा नाम अभिनव कपूर है, मदन कपूर का बेटा हूँ मैं। मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अभिनव बोल ही जा रहा था, लेकिन उसके बोलने का कोई भी असर उन लोगों पर नहीं हो रहा था। बाहर मौजूद हर एक इंसान अभिनव की इस तरह की हालत देखकर हैरान रह जाता है। वहां पर कई ऐसे नामी ग्रामीण लोगों के बच्चे और वह खुद लोग मौजूद थे, जो कि अभिनव और उसके इन्फ्लुएंस को अच्छे से जानते थे। वह जानते थे कि इस शहर में और इस देश में अभिनव और कपूर खानदान का कितना बड़ा नाम है। ऐसे में अभिनव को इस तरह से ले जाना, ये जो इंसान जिसने ये सब किया है उसके साथ वह सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। अभिनव चिल्लाता रहता है, बोलता रहता है, लेकिन वहां पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता है। आखिरकार वह लोग अभिनव को घसीटते हुए उसे क्लब के बाहर लेकर जाते हैं और वहां पर खड़ी हुई बहुत सारी ब्लैक कलर की कार में से एक कार में उसे धक्का देकर अंदर गिरा देते हैं और उसके साथ ही उसकी चीज पुकार खत्म हो जाती है और वह गाड़ियां वहां से तेजी से निकल जाती है। कपूर मेंशन। अल्पेश को आए हुए पूरे 2 से 3 दिन गुजर गए थे, लेकिन वह अभी तक घर पर वापस नहीं आया था। वही अनु को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि जिस तरह का वह काम करता है उसके काम में कितना रिस्क हो सकता है। इनफैक्ट जब से वह अपनी बहन से मिलकर आई थी तब से उसका दिल बहुत घबरा रहा था, जैसे कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला हो। अनु इस वक्त शावर लेकर रूम से बाहर निकल ही थी कि उसे रूम में अल्पेश आता हुआ दिखाई देता है। उसे अपने सामने देखकर अनु के मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से भागते हुए उसे कस के गले लगा लेती है। वही अल्पेश को जब यह महसूस होता है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह भी अपनी प्यारी सी वाइफ को कस के गले लगाते हुए बोलता है, क्या बात है, आज तो मेरी वाइफ को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़े थोड़े दिनों के लिए दूर हो ही जाना चाहिए, ताकि कम से कम मुझे मेरी वाइफ का प्यार तो होगा। उसकी यह बात सुनकर अनु, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उसे बहुत दिनों से न देख पाने की वजह से, उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है और वह जल्दी से उससे अलग होते उसके सीने पर घूंसों की बरसात करते हुए बोलती है, आपको क्या लगता है कि मैं हमेशा आपसे लड़ती रहती हूँ? मैं तो इतनी अच्छी हूँ कि कभी आपसे चिल्ला कर बात भी नहीं करती हूँ और आप मुझे ये कह रहे हैं। एक तो बिना बताए इतने दिनों के लिए चले गए थे और अब आए हैं तो अच्छी अच्छी बातें करने की वजह मुझे इस तरह से बातें कर रहे हैं। ये सब कहते हुए अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर अल्पेश, जो कि थोड़ी देर पहले उससे मजाक कर रहा था, वह उसे कस के एक बार फिर से अपनी बाहों में ले लेता है और उसके सर पर प्यार से किस करते हुए बोलता है,
तुम तो सच में बहुत जल्दी नाराज हो जाती हो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या मैं अपनी वाइफ से मजाक भी नहीं कर सकता हूँ? मुझे तो लगा था कि जब मैं वापस आऊंगा तब तो मुझे गले लगा कर मुझे किस करोगी, मेरे बारे में पूछोगी कि मैं कैसा हूँ या कैसा नहीं हूँ। मुझे खाने के लिए पूछोगी जैसे कि नॉर्मल वाइफ अपने हस्बैंड के आने के बाद करती है। लेकिन यहाँ तो तुमने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर ताकत बहुत है, मुझे कितना दर्द हो रहा है। ये कहते हुए वह अपने सीने पर हाथ रख लेता है। वही उसकी यह बातें सुनकर अनु के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसने इतनी जोर से घूस नहीं मारे थे कि उसके पहाड़ जैसे शरीर पर दर्द हो जाए। उसे हंसता हुआ देखकर अल्पेश के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। अनु उसे हाथ पकड़कर सोफा लेकर जाती है और उसके गोद में बैठते हुए उसके माथे पर किस करती है और उसके लिप्स पर किस करके उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, आज के बाद आपको जो कुछ भी करना होगा आप वह कर सकते हैं, लेकिन मुझे बात कर करना होगा। आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं, लेकिन मुझे बात कर जाएगा। आपको नहीं पता है जब आप यहाँ पर नहीं होते हो तो मेरे दिल में कितने बुरे बुरे ख्याल आते हैं। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्पेश भी समझ रहा था कि उसे कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। कहीं ना कहीं उसके दिल में एक प्यार वाली फीलिंग आ जाती है, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था अपना कहने के लिए, लेकिन अब उसके पास उसकी अपनी वाइफ थी। अल्पेश फिर अपना हाथ आगे बढ़कर अनु के चेहरे पर रखता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर करके उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। ये किस बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और प्यार से भरा हुआ था। इस किस के जरिए वह ये शो करना चाहता था कि वह भी उसे उतना ही प्यार करता है और वह भी उसे उतना ही याद कर रहा था जितना कि वह उसे याद कर रही थी। अनु जब यह महसूस करती है तो उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और उसके दोनों हाथ अल्पेश के गले में जाकर लिपट जाते हैं और वह उसके बालों को सहलाते हुए उसके किस का रिस्पांस देने लगती है। बाहर गार्डन में आयशा बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह अपना सर उठाकर ऊपर देखी है तो उसे सामने नंदिनी खड़ी हुई दिखाई देती है। नंदिनी ने इस वक्त एक सिंपल सा नाइट गाउन पहना हुआ था, जिसमें वह काफी प्यारी दिखाई दे रही थी। रात का समय था, इसलिए चंद्रमा की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी। आज पहली बार आयशा को नंदिनी में अपनी मां की छवि दिखाई दे रही थी, लेकिन वह अपनी इस ख्याल को तुरंत ही झटक देती है, क्योंकि वह जानती थी कि नंदिनी एक अनाथ लड़की है और ऊपर से उसकी बहन या भाई तो इस दुनिया में रहा ही नहीं था। आयशा मुस्कुराकर नंदिनी की तरफ देखती है और बोलती है, नंदिनी तुम वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, आओ यहाँ पर बैठो मेरे पास। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, काम का बहुत ज्यादा बर्डन है। नंदिनी भी मुस्कुराकर उसके साइड में बैठ जाती है और आयशा की तरफ देखते हुए बोलती है, कोई बात नहीं दीदी, मैं समझती हूँ। वह मुझे। आयशा जब नंदिनी को इस तरह से हकलाते हुए देखते हैं तो वह अपना लैपटॉप साइड में रखती है और उसकी तरफ देखते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में लेती और बोलती है, तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। उसकी यह बात सुनकर नंदिनी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह जल्दी से हकलाते हुए बोलती है, आपको कैसे पता? आपको किसी ने बताया कुछ? नंदिनी को इस तरह से घबराते हुआ देखकर आयशा को हंसी आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए बोलती है, मेरी प्यारी छोटी बहन, माना कि मैं घर में ज्यादा नहीं रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है या फिर मेरे घर वालों की मुझे कोई ज्यादा परवाह नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम और चिराग भाई एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इतने दिनों से तुम मुझे जो बात बताने की कोशिश कर रही थी वही यही थी ना। मैं चिराग भाई से बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मुझे अपनी बहन माना था और उन्होंने मुझे कुछ भी बताया नहीं। उसकी बातें सुनकर नंदिनी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह खुश होते हुए बोलती है, इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो क्या आप अर्जुन जीजा जी से इस बारे में बात कर सकती हैं प्लीज़, क्योंकि चिराग को सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने उसे कितनी बार कहा था कि वह अर्जुन जीजू से इस बारे में बात कर ले, लेकिन वह है कि मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। इनफैक्ट उसने ये तक कह दिया था कि मुझे पहले आपसे इस बारे में बात करनी होगी ताकि आप अर्जुन जीजा जी से इस बारे में बात कर सके। उसकी बातें सुनकर आयशा को हंसी आ जाती है, लेकिन उसे इस बात में कोई भी डाउट नजर नहीं आता है कि चिराग ने ऐसा सच में कहा होगा, क्योंकि ऐसा आपने इस जन्म से नहीं बल्कि पिछले जन्म से भी चिराग को बहुत अच्छे से जानती थी। भले ही वह अर्जुन को अपना दोस्त मानता था, अर्जुन उसे अपना दोस्त मानता था, लेकिन जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आई थी तो वह हमेशा डर जाता था अर्जुन से बात करने के लिए। और जब भी उसे इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता था तब वह हमेशा दादी जी की हेल्प लेता था। तो मतलब तुम लोग ये चाहते हो कि तुम्हारे और चिराग भाई के बिहाफ पर मैं अर्जुन से बात करूं? और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? एक तो तुम लोगों ने पहले मुझे कुछ भी बताया नहीं था, और ऊपर से अब तुम लोग ये डिमांड रख रहे हो कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूं। ये सब बातें आयशा ने बहुत ही सीरियस मोड में बोली थी, जिसे नंदिनी के खिले हुए चेहरे पर से मुस्कान तुरंत ही गायब हो जाती है और वह रुवासी सी आवाज लेकर बोलती है, दीदी प्लीज आप ऐसे बात मत करिए ना। आप नहीं जानती लेकिन मैं चिराग को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन आप भी जानती हैं कि चिराग अर्जुन जीजा जी को कितना मानते हैं। ये सब कहते हुए लगभग नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर आयशा तुरंत ही उसे हक कर लेती है और बोलती है, तुम पागल हो क्या? इतनी छोटी सी बात के लिए कौन रोता है भला? मैं तो बस मजाक कर रही थी, रिलैक्स, मैं कर लूंगी तुम्हारे और चिराग के रिश्ते के बारे में अर्जुन से बात। जैसे ही वह घर आते हैं मैं तुरंत ही उनसे बात करूंगी इस बारे में, ठीक है? रिलैक्स हो जाओ। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर मैं गारंटी लेती हूँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताएं। रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 109। 109। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, क्या करूं मैं इसका। भले ही वह अर्जुन को अपना दोस्त मानता था, अर्जुन उसे अपना दोस्त मानता था, लेकिन जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आई थी तो वह हमेशा डर जाता था अर्जुन से बात करने के लिए। और जब भी उसे इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता था तब वह हमेशा दादी जी की हेल्प लेता था। तो मतलब तुम लोग ये चाहते हो कि तुम्हारे और चिराग भाई के बिहाफ पर मैं अर्जुन से बात करूं? और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? एक तो तुम लोगों ने पहले मुझे कुछ भी बताया नहीं था, और ऊपर से अब तुम लोग ये डिमांड रख रहे हो कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूं। ये सब बातें आयशा ने बहुत ही सीरियस मोड में बोली थी, जिसे नंदिनी के खिले हुए चेहरे पर से मुस्कान तुरंत ही गायब हो जाती है और वह रुवासी सी आवाज लेकर बोलती है, दीदी प्लीज आप ऐसे बात मत करिए ना। आप नहीं जानती लेकिन मैं चिराग को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन आप भी जानती हैं कि चिराग अर्जुन जीजा जी को कितना मानते हैं। ये सब कहते हुए लगभग नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर आयशा तुरंत ही उसे हक कर लेती है और बोलती है, तुम पागल हो क्या? इतनी छोटी सी बात के लिए कौन रोता है भला? मैं तो बस मजाक कर रही थी, रिलैक्स, मैं कर लूंगी तुम्हारे और चिराग के रिश्ते के बारे में अर्जुन से बात। जैसे ही वह घर आते हैं मैं तुरंत ही उनसे बात करूंगी इस बारे में, ठीक है? रिलैक्स हो जाओ। रात के समय खाना खत्म होने के बाद तक भी जब अर्जुन वापस नहीं आया है तो आयशा के चेहरा एक बार फिर से मुरझा जाता है। वह अपने रूम में जाकर अर्जुन को कॉल करती है। थोड़ी ही देर में कॉल कनेक्ट हो जाता है। हेलो अर्जुन, कहाँ हो आप? दादी भी पूछ रही थी। आप खाने के लिए भी नहीं आए हैं? कहाँ हो आप? कब तक आने वाले हो? अर्जुन, जो कि एक अजीब सी जगह पर खड़ा हुआ था जहाँ पर बहुत अंधेरा था, उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस दिखाई नहीं दे रहे थे और वह किसी डरावने डेविल की तरह लग रहा था। जैसे ही वह आयशा की बातें सुनता है उसके चेहरे पर जो खतरनाक एक्सप्रेशन थे वह थोड़े काम हो जाते हैं और वह अपनी ठंडी आवाज में बोलता है,
मुझे आने में आज बहुत लेट हो जाएगा और हो सकता है कि मैं आज रात आऊं ही ना। तुम आराम से सो जाना, मुझे आने में टाइम लग सकता है। आयशा कुछ और कहना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही अर्जुन फोन काट देता है। आयशा गुस्से से अपने फोन को देख रही थी और उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। आज मुझे आने में देर हो जाएगी और हो सकता है कि मैं आज रात आऊंगी ना। तुम चुपचाप से सो जाना आराम से, ठीक है? आयशा ये सब अजीब सा मुंह बनाकर बोल रही थी। अगर कोई उसे इस वक्त इस तरह की एक्टिंग करते हुए देख लेता तो वह इंसान अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या इन्हें पता नहीं है कि मुझे इनके बिना सोने की आदत नहीं है? पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, इन्होंने तो मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी है। खरगोश कहानी के बस अपनी ही करनी होती है इन्हें तो। देखना, अगर आएंगे ना तो इन्हें मैं रूम के अंदर घुसने भी नहीं दूंगी। इतना प्यार करने वाली बीवी मिली है, लेकिन इन्हें तो बिल्कुल भी मेरी कदर ही नहीं है। यार, जब मैं अपने पिछले जन्म में इन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया करती थी तब ये थोड़ी अटेंशन दे दिया करते थे मुझे, लेकिन अब जब मैं इन पर जान छिड़कने लगी हूँ तो उनकी यह हालत हो गई है। सही कहते हैं लोग, लड़कों को ज्यादा अटेंशन नहीं देना चाहिए, नहीं तो इन्हें भाव खाने की आदत हो जाती है। पर क्या करूं, अब तो मैं अपनी पूरी सच्चाई इनके आगे रखती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, क्या करूं मैं इसका। अपने आप से जितनी बकवास उसने करनी थी उसने करने के बाद वह अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी ही देर में वापस भी आ जाती है। फिर बाद में अपना लैपटॉप लेकर टेबल पर बैठ जाती है और उसमें काम करने लगती है। काम करते करते उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसने जिन कंपनियों पर पैसा लगाया था वह सक्सेसफुल हुआ था। और अब ऐसी कई कंपनियां थी जहां पर उसने पैसे लगाकर मेजर सेल होल्डर बन गई थी। वो वाओ, ये तो तेरे साथ बहुत अच्छी बात हुई है। वैसे कितनी भी चीज़ है क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक मुझे उसे त्रिशा की कंपनी पर अपनी पावर नहीं मिल जाती है तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। एक बार बस मैं उसे कंपनी की मेजर शेयर होल्डर बन जाऊं या फिर वह मुझे अपनी कंपनी को गिरवी रखने के लिए दे दे, फिर देखो मैं उसका क्या मजा चाहती हूँ। ये सब कहते हुए आयशा के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है। तुम यह मत सोचना अमित कि मैं तुम्हें छोड़ हुआ है। अभी के लिए बस यह है कि तुम लोगों से बदला लेने से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरा प्यार को पाना है। मेरे लिए सबसे जरूरी इस दुनिया में और इस जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन रहेंगे, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। लेकिन सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम इतनी आसानी से छूट जाओगे ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो। वह ये सब अपने आप से बातें कर ही रही थी कि तभी उसके ईमेल पर एक पॉप होता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि यह ईमेल किसी और की कंपनी से नहीं बल्कि त्रिशा की कंपनी से आया था। आयशा तुरंत ही उसे ईमेल को चेक करती है और उसे चेक करके ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। बस कल का इंतजार करो मेरी प्यारी बेस्टी, मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ मीटिंग करने के लिए, या फिर यह कह सकते हैं कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें धीमे धीरे करके बर्बाद करूंगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम अर्थ से फर्श पर आ गई हो। उसके बाद आयशा थोड़ी देर और काम करती है। घड़ी में टाइम देखी है तो इस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी क्योंकि उसे तो अब अर्जुन के साथ सोने की आदत पड़ गई थी। और अर्जुन तो इस वक्त यहाँ पर था नहीं, इसलिए बेचारी मन मार कर अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रखती है और जाकर बेड पर लेट जाती है। बहुत देर तक लेटने के बाद भी उसे नींद नहीं आती है। थोड़ी ही देर में रूम का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर एक काली परछाई इंटर करती है। वह तुरंत ही क्लोजेट एरिया की तरफ जाती है और वहां से अपने कपड़े चेंज करके वापस से बिस्तर के एक साइड पर आकर लेट जाता है। जैसे ही वह इंसान बिस्तर पर लेटा है आयशा तुरंत ही पलटकर उसके कंधे पर अपना कर रख लेती है। तुम सोई नहीं अभी तक? मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे आने में लेट हो जाएगा। अर्जुन की बात सुनकर आयशा मुंह बनाती है और बोलती है, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती है। जब तक मैं आपको हग नहीं कर लेती हूँ तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। अब क्या करूँ मैं इसका।
उसकी यह बात सुनकर ना चाहते हुए भी अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपना हाथ बढ़ाकर आयशा को पूरी तरह से अपने ऊपर ले लेता है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे तुम्हें यह आदत कब से लग गई थी? और मुझे एक बात ये भी समझ में नहीं आ रही है कि अचानक से तुम्हारा ये ट्रांसमिशन हुआ कैसे? पहले तो तुम मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी, तो अचानक से तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जादू हुआ था जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? अर्जुन की यह बात सुनकर आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से उसके माथे पर एक प्यार भरा किस करती है और फिर उसकी आंखों पर किस करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए सीरियस होकर बोलती है, ये यूं ही नहीं हुआ है। इसके लिए तो मुझे पूरा एक जन्म लग गया था। मैंने अपनी जिंदगी को गांव कर आपके प्यार को महसूस किया है। मैं पूरी एक जिंदगी की कर आई हूँ आपसे एक बार फिर से मिलने के लिए। शायद आपके प्यार की वजह से ही मुझे भगवान ने एक बार फिर से मौका दिया था अपने प्यार को पाने का। आयशा ने भले ही यह बात बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से कही थी, लेकिन अर्जुन जैसे ही उसकी बात सुनता है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, अच्छा, तो तुम्हें पूरी एक जिंदगी लग गई थी मेरे प्यार को समझने के लिए। वैसे कोई बात नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। बचपन में भी तुम्हें पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी और हमेशा मेरे पास आ जाती थी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए। इसलिए मैं तुम्हारी इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। आखिर तुम्हें मेरे प्यार को समझने के लिए इतना टाइम तो चाहिए ही होगा। वैसे तुम्हारे पिछले जन्म में मैं भी मर गया हूँ गाना, क्योंकि नॉर्मली सीरियस और मूवीज के अंदर जब तक लड़कियों को अकल नहीं आती है जब तक कि हीरो मर नहीं जाता है। ये कहते हुए अर्जुन हंसने लगता है। वही अर्जुन की यह बातें सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे वह सब कुछ याद आने लगता है जो कुछ भी उसके साथ पिछली जिंदगी में हुआ था। कैसे मरने से पहले तृषा ने उसे हंस हंस कर ये बताया था कि उसका अर्जुन उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। कैसे उसे पता चला था कि जब तृषा ने उसे अपनी जाल में फंसाने की कोशिश की थी तब अर्जुन ने उसे बताया था कि वह उसे नहीं बल्कि आयशा से प्यार करता है, और उसे गुस्सा आ गया था और इसलिए ही उसने उसे भी मार दिया था, या यूं कहीं के धोखे से उसे मार दिया था, क्योंकि उसके सामने से वार करने की औकात तृषा यह अमित की तो बिल्कुल भी नहीं थी। और वह ये भी जानती थी कि भले ही तृषा ने उसे यह बात बताई थी लेकिन अर्जुन को मारने वाला कोई और ही था। उन लोगों की यह औकात नहीं थी कि वह अर्जुन को आंख उठाकर भी देख सके। ये सब याद आते ही एक बार फिर से आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अर्जुन को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। वह ये सोचना भी नहीं चाहती थी कि जब अर्जुन को अपनी जान गंवानी पड़ी होगी तब उसे कितना दर्द महसूस हुआ होगा। उसके मरने के बारे में वह आप कभी सोचा भी नहीं चाहती थी। अर्जुन अपनी हंसी कंट्रोल करके आयशा की तरफ देखा है जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे रोता हुआ देखकर वह तुरंत ही चुप हो जाता है और बोलता है, अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें इस तरह से रोने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे कि मैं सच में मर। अर्जुन अपनी पूरी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही आयशा अपने लिप्स से उसके लिप्स को बंद कर देती है, जिसे महसूस करके अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह भी अपना हाथ आगे बढ़कर आयशा की किस में उसका साथ देने लगता है। आयशा आज पहली बार अर्जुन को इस तरह से किस कर रही थी जैसे कि वह उसे पनिश कर रही हो। वह उसे की नहीं कर रही थी बल्कि वह उसे काट रही थी, जिसे अर्जुन भी महसूस कर पा रहा था। आखिर कौन हो सकता है जिसने अर्जुन की जान ली थी? क्या करने वाली है आयशा तृषा के साथ? फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में जरूर रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 110। जब 110 नर्क से आया हुआ देवता और उसे गुस्सा आ गया था और इसलिए ही उसने उसे भी मार दिया था, या यूं कहीं के धोखे से उसे मार दिया था, क्योंकि उसके सामने से वार करने की औकात तृषा यह अमित की तो बिल्कुल भी नहीं थी। और वह ये भी जानती थी कि भले ही तृषा ने उसे यह बात बताई थी लेकिन अर्जुन को मारने वाला कोई और ही था।
उन लोगों की यह औकात नहीं थी कि वह अर्जुन को आंख उठाकर भी देख सके। ये सब याद आते ही एक बार फिर से आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अर्जुन को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। वह ये सोचना भी नहीं चाहती थी कि जब अर्जुन को अपनी जान गंवानी पड़ी होगी तब उसे कितना दर्द महसूस हुआ होगा। उसके मरने के बारे में वह आप कभी सोचा भी नहीं चाहती थी। अर्जुन अपनी हंसी कंट्रोल करके आयशा की तरफ देखा है जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे रोता हुआ देखकर वह तुरंत ही चुप हो जाता है और बोलता है, अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें इस तरह से रोने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे कि मैं सच में मर। अर्जुन अपनी पूरी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही आयशा अपने लिप्स से उसके लिप्स को बंद कर देती है, जिसे महसूस करके अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह भी अपना हाथ आगे बढ़कर आयशा की किस में उसका साथ देने लगता है। आयशा आज पहली बार अर्जुन को इस तरह से किस कर रही थी जैसे कि वह उसे पनिश कर रही हो। वह उसे की नहीं कर रही थी बल्कि वह उसे काट रही थी, जिसे अर्जुन भी महसूस कर पा रहा था। आयशा जानती थी कि वह सच भी बता देगी फिर भी किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं होगा। और ऐसा होता भी क्यों नहीं अगर उसे खुद भी यह बात कही जाती कि किसी का पुनर्जन्म हुआ है, वह भी करने के बाद इस शरीर में, तो शायद वह खुद भी इस बात पर बिलीव नहीं करती। तो किसी और की तो क्या ही बात थी। वह समझ सकती थी कि अर्जुन इस बात को मजाक में ही लेगा। किस करते करते आयशा अर्जुन को काट रही थी। अर्जुन एक ही झटके के साथ आयशा को अपने नीचे ले लेता है और उसके ऊपर आते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है, क्या हुआ है? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अगर है तो मुझे बताओ। आयशा उसकी आंखों में देखकर बता सकती थी कि अर्जुन को सच में उसे लेकर चिंता हो रही है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानती थी कि यह बात बताने से कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा और इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यह बात पर विश्वास करना बहुत ही ज्यादा रेयर केस है। अर्जुन उससे कुछ और पूछता है उससे पहले ऐसा थोड़ा सा और ऊपर उठकर उसके लिप्स को अपने लिप्स से कर कवर लेती है और इसे बोलने का मौका ही नहीं देती है। अर्जुन भी फिर एक बार फिर से उसकी किस का साथ देने लगता है और थोड़ी ही दिन में हो किस बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाती है। अर्जुन के हाथ आयशा के पूरे शरीर पर चल रहे थे और उसे सहला रहे थे, जिसे महसूस करके आयशा के पूरे शरीर में कर्ज सा दौड़ने लगता है और उसकी पकड़ अर्जुन के बालों में और भी ज्यादा कस जाती है। अर्जुन फिर अपनी किसी को ब्रेक करता है और अपनी शर्ट को निकाल कर साइड में फेंक देता है जो पहनी हुई थी, और एक बार फिर से वह उसे किस करता है। लेकिन इस बात का केस बहुत ही ज्यादा इंटेंस और एग्रेसिवनेस के साथ भरा हुआ था। थोड़ी ही देर में आयशा की सिसकियां की आवाज पूरे रूम में गूंजने लगती है। बहुत देर तक अपने प्यार को जारी रखने के बाद आखिरकार आयशा थक हार कर उसकी बाहों में ही सो जाती है। वही अर्जुन प्यार से अपनी प्यारी वाइफ को अपनी बाहों में सोता हुआ देखा है और उसके चेहरे पर अब कोई भी एक्सप्रेशंस दिखाई नहीं दे रहे। वह अपनी बाहों में उसे और भी ज्यादा कर लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए कुछ याद करने लगता है। फ्लैशबैक। जब आयशा का अर्जुन को कॉल आया था तब अर्जुन अपने सीक्रेट बेसमेंट पर था। कॉल रखने के बाद वह अंदर की तरफ चला जाता है। वहां पर मौजूद हर एक इंसान जैसे ही अर्जुन को देखा है अपना सर झुकाकर उसको सलाम करता है। जैसे ही अर्जुन अंदर पहुंचता है वहां की जो अब हवा थी वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। वहां अंदर वही इंसान बैठा हुआ था जो थोड़ी देर पहले क्लब के अंदर से अभिनव को किडनैप करके लेकर आया था। अभी पूरे रूम में काफी सारे लोग मौजूद थे। अर्जुन एक नज़र उन सबको देखा है, जिसे देखकर वह सब लोग समझ जाते हैं और तुरंत ही उसे रूम से बाहर निकल जाते हैं। अर्जुन ने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था हमेशा की तरह। सब लोगों के वहां के जाने के बाद वह इंसान जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था वह तुरंत ही अपने मानस को हटा देता है। अल्पेश, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वह हो गया है ना? तुमने सक्सेसफुली उसे काम को अच्छे से किया होगा। किसी को पता तो नहीं चला है कि इस काम को करने के पीछे तुम्हारा हाथ था।
अर्जुन की बातें सुनकर अल्पेश, जो कि सोफे पर बैठा हुआ था, वह मुस्कुराते हुए होता है और बोलता है, नहीं अर्जुन सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमें वहां पर किसी ने नहीं पहचाना था। सब कुछ एकदम स्मूथली रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत। वैसे आपने जो मंगवाया था वह रूम में ही मौजूद है। अब आप देख लीजिए कि आपको कैसे डील करना है। मैं चलता हूँ। उसकी बात सुनकर अर्जुन बस अपना सर हिलाकर उसे वहां से जाने की परमिशन दे देता है, जिसे देखते हुए अल्पेश भी अपना सर हिलता है और फिर वहां से तुरंत ही निकल जाता है। उसके जाने के बाद अर्जुन उसे रूम में जाता है जहां पर अभिनव को रखा गया था। अभिनव को जिस रूम में रखा गया था वह रूम काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन उसमें कोई भी चीज नहीं थी। वहां पर बीचों बीच एक कुर्सी थी जिसके ऊपर अभिनव को बिठाया गया था। अभिनव को यहाँ लाने से पहले उसके चेहरे को पूरी तरह से काले कपड़े से ढक दिया गया था, जिससे उसे पता ना चले कि वह इस वक्त कहाँ पर है। जैसे ही अभिनव को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, वह एक बार फिर से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, देखो मुझे जाने दो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम चाहते हो कि तुम सही सलामत रहो तो अभी के अभी मुझे छोड़ दो। तुम जानते नहीं हो मेरे पापा क्या क्या कर सकते हैं। उसकी ऐसी गीदड़ों वाली बातें सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है, और अभिनव की आप वाली बात सुनकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे साथ में ये भी याद आ जाता है कि कैसे अभिनव के बाप ने उनके परिवार के साथ गद्दारी की थी। अभिनव को इस तरह से बातें करते हुए देखकर अर्जुन को गुस्सा आता है और वह उसके पास जाकर अपने हाथ में पड़े हुए स्क्रूड्राइवर को उसके हाथ में गड़ा देता है, जिससे अभिनव की एक दर्दनाक चीज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था। जहां पर अर्जुन ने उसे मारा था वहां पर मांस का एक टुकड़ा बाहर की ओर दिखाई दे रहा था। अर्जुन अपने गुस्से भरी आवाज में बोलता है, तुम्हारे बाप जैसा निहायती घटिया और बेशर्म इंसान मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा बाप कितना घटिया है। इसके बारे में तुम इतनी बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे हो। जैसे तुम्हारा बाप ने जो काम किए हैं वह बहुत ज्यादा नेक वाले काम किए हैं। अभिनव को वैसे ही बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था अपने हाथ पर। ऊपर से अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, तुम जो कोई भी हो, तुम जानते नहीं हो कि तुम किसी से पंगा ले रहे हो। मेरा नाम अभिनव मदन कपूर है। कपूर फैमिली से पंगा लेना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, छोड़ दो मुझे। अर्जुन अपना हाथ आगे बढ़कर अभिनव के चेहरे पर लगे हुए उसे काले कपड़े को हटा देता है और उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए बोलता है, किसी और के नाम का यूज करना तो कोई तुम लोगों से सीखे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कपूर खानदान के वारिस हो? और अगर तुम कपूर खानदान के वारिस हो तो फिर अर्जुन कपूर कौन है? उसकी बात सुनकर अभिनव ठंडा पड़ जाता है और उसके चेहरे पर से पसीना बहाने लगता है। वह जानता था कि भले ही दुनिया वालों की नज़रों में सब लोगों को यही लगता हो कि कपूर खानदान का एक वारिस और वह है अभिनव कपूर, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग थे जो सच्चाई जानते थे। बचपन से ही अर्जुन ने कभी भी खानदान के बिजनेस में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, और इसलिए ही सब लोगों को यही लगता था कि आदित्य कपूर के मरने के बाद सारी की सारी जायदाद मदन कपूर और उसके बेटे अभिनव कपूर के नाम पर है। हालांकि अर्जुन का पूरी एशिया के अंदर बोलबाला था, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि अर्जुन कपूर आदित्य कपूर का बेटा है। उसने जो मुकाम हासिल किया था वह अपने दम पर हासिल किया था, ना कि किसी मदद से। उसकी बातें सुनकर अभिनव को गुस्सा आता है और वह बोलता है, तुम जानते ही क्या हो कपूर खानदान के बारे में? तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो और बताओ मुझे कि तुम कौन हो, और आखिरकार मुझे तुमने किडनैप क्यों किया है? मुझे नहीं लगता है कि मैंने तुम्हारा कुछ बिगड़ा है। मैं बता रहा हूँ, मुझे जाने दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर अर्जुन का चेहरा पूरी तरह से ठंडा हो जाता है और वह अपने हाथ से अपने मास्क को हटा देता है। जैसे ही अभिनव अपने सामने खड़े हुए उसे इंसान का चेहरा देखा है, उसके पहले तले जमीन खिसक जाती है।
उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान ने उसे किडनैप करवाया है वह कोई और नहीं बल्कि खुद अर्जुन ही था। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बताओ मुझे, क्या अभी तो मेरे सामने ये कहोगे कि तुम कपूर खानदान की एक लौटे वारिस हो? तुम्हारे बाप ने जो कुछ भी मेरे मम्मी पापा के साथ किया था ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। उन्होंने मुझे मेरे मम्मी पापा को छीन लिया इस दौलत के लिए। आखिर हर इंसान ये करता क्यों है अपने बच्चों के लिए ना? तो ठीक है जी, दौलत के लिए उन्होंने ये सब किया था। अपना तो उनके पास वह दौलत रहेगी, और न ही इसके लिए ये सब किया था वह खुद रहेगा। अर्जुन ये सब बोलते हुए किसी शैतान से काम नहीं लग रहा था, और वह सच में बहुत ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था, ऐसा जैसे कि वह नरक से आया हुआ कोई देवता हो, जो कि आज यहाँ पर सबके कर्मों का हिसाब करने के लिए आया है और उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें सजा देना चाहता है। अभिनव उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। जहां पहले उसके आवाज में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और घमंड दिखाई दे रहा था, अब उसका वह घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो गया था। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज स्टोरी को लाइक करें और कमेंट में जरूर